नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 15 दिसंबर लेवल 2 का पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। हालांकि कल का जो पेपर आया था दोस्तों, उससे आज का पेपर थोड़ा सा टफ आया है, जैसा कि छात्रों के कमेंट मैंने यहाँ पर देखे हैं। कल का पेपर मॉडरेट से इजी की तरफ था, लेकिन आज का पेपर दोस्तों आपका मॉडरेट मॉडरेट से कठिन की तरफ था। यानी कि मॉडरेट से हार्ड पेपर आया था, कल का पेपर आपका इजी से मॉडरेट आया था। तो इसीलिए दोस्तों पेपर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सीटेट में लेवल 2 वाले पेपर में और 150 प्रश्न की यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एसएसटी को कवर करेंगे, बाकी दोस्तों हम बाद में देखेंगे क्योंकि एसएसटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पेपर सेकंड में यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिए लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु संज्ञान में संपन्न थे। तो वो थे कांसा में कांस्य धातु ज्ञान में संपन्न थे। इसके बाद निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों आपको। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 तथा अमृतसर में 1879 में की गई। इन सभाओं में सिख धर्म की अंधविश्वास, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। तो ए और बी दोनों अपनी जगह सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। यह कावेरी नदी के डेल्टा पर स्थित था। तो इसका राइट आंसर कावेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। तो हिरणगर्भ इसका हो जाएगा दोस्तों आपका अनुष्ठान, और प्रशस्ति का हो जाएगा दोस्तों आपका शिलालेख, और ऑप्शन नंबर सी है पश्चात इसका हो जाएगा प्रवेश द्वार, और नस्तशिल्प का हो जाएगा लेखन आपका शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य इसमें पूछे गए हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मणिपुरी, ये सभी आपके भारत की शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में से कथनों पर विचार करना है आपको। मनसबदार शब्द प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता होता था, बिल्कुल सही है। यह श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, दोनों सही हैं दोस्तों। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का क्या नाम था? जब्त था। मेहरगढ़ से संबंधित में से किस कथनों को विचार कीजिए। तो मेहरगढ़ वह स्थान जहाँ लोगों को अपनी बार पहली बार चावल और मक्का उगाना सीखा, और मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों व बकरियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। मेहरगढ़ में घर चौकारों तथा आयताकार थे। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी इसमें राइट है। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय महिलाएं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी विधवा पुनर्विवाह, महिला मताधिकार और बेहतर सुविधाएं हेतु सुधार हेतु काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसने निम्नलिखित मराठी भक्ति व भजन की रचना की है? तो वो है आपकी बस वनवा, जो आपने दे रखी है यहाँ पर लाइन दे रखी है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, हे महाप्रभु तुम ये स्व स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसलिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये बस वना की यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कथन निष्कर्ष से संबंधित फिर क्वेश्चन है, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रार्थना समाज भक्ति की परंपरा का पालन करता है जो सभी जातियों के आध्यात्मिक समानता विश्वास करता है, और जाति प्रथा उन्मूलन हेतु 1860 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें फिर आपसे मिलान करने के लिए बोला गया है, दक्षिणी भारत में नमक सत्याग्रह का नेता कौन था? तो नमक सत्याग्रह ये आपका दक्षिणी भारत में पूछा गया है, तो वीर लखन नायक थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें आपका है बी। प्रभात फेरियों का आयोजन कहाँ किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका, विख्यात जनजातीय नेता हैं सी रामगोपालचारी, और प्रगतिशील राष्ट्रवादी हैं अम्माबाई। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि सभी मैच हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्न से कौन सी मांगे थी? तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें आपको ए शासन का भारतीकरण हो, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका की कार्यपाल को अलग करना, और सी है भारत के कई शहरों में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराना। तो ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में मांगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। राज्य सूची में आपका दोस्तों आता है कर, संघ सूची में आपकी दोस्तों आती है शिक्षा, और संवर्ती सूची में आती है दोस्तों आपका स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा?
तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अगर पृथ्वी गुणन नहीं करेगी तो जीवन पर संभव नहीं है। अगर एक शिक्षिका भारत के लिए मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ना व समझना सिखाती है तो उसे सर्वप्रथम से किस पर चर्चा करनी होगी? उसको आपको दिशा एवं पैमाने पर, भारत की भौगोलिक स्थिति पर, और सी है प्रतीक रूढ़ चिन्ह पर। बाकी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह इसमें जरूरी नहीं है। ये आपका दोस्तों बिना चित्र के भी पढ़ाया जा सकता है। भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे क्रमशः बेंगलोर में पूर्व देशांतर अगरतला के पास 91 डिग्री 15 पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलते स्थानीय समय का क्या होगा? तो सुबह 8:40 बजे, सुबह 9:35 बजे। तो ये है इसका राइट आंसर। और इसके अलावा सही विकल्प छांटना है दोस्तों। कर्क रेखा उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त के नीचे वाले क्षेत्र का तापमान मध्यस्थ रहता है और कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों, चरम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं? प्रकीर्ण। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का प्लान करना है तो ऑप्शन नंबर ए पी तरंगे हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, एल तरंगे हैं आपकी दोस्तों यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे, और एस तरंगे हैं आपकी पृष्ठीय तरंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों, माफ कीजिएगा, पी तरंगे आपकी पृष्ठीय तरंगे होती हैं और एस तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूगोल कक्षा में लेने से किस अवधारणा का मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? तो दिल्ली का वायुमंडल, विश्व का महासागरीय बेसिन, जिब्राल्टर। तो किसका यहाँ पर दोस्तों किया जाता है? तो दिल्ली का वायुमंडल नहीं किया जाएगा, बाकी सभी को इसमें मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है। महासागरीय बेसिन है, जिब्राल्टर जल संधि खाड़ी है, जुलाई माह में वर्षा है, तो इसको भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन दिल्ली का वायुमंडल नहीं दर्शाया जा सकता है। निम्न से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है? तो ये पृथ्वी की नरम प्रपटी व नरम ऊपरी सतह है। हमें वन पशुओं के चरने के लिए, घास स्थल कृषि व मानव बस्तियों के लिए कृषि भूमि प्रदान करती है। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न रहेगा, क्योंकि इसमें 2 सही हैं। अब कौन सा सही रहता है वो आपका दोस्तों बोर्ड इसमें डिसाइड करेगा। हालांकि ये आपको दे रखे हैं, ए सही है और आर दोनों सही है। तो ये तो आपका नेक्स्ट कथन है, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, बिल्कुल सही है। गर्म वायु सघन होती है, तो इसमें राइट आंसर ए सही है, आर गलत है। गर्म वायु सघन नहीं होती है, विरल होती है। ठंडी वायु सघन होती है। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में से कौन सा कथन गलत है? लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सबसे सस्ता साधन है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं। लंबी दूरी के लिए इसके वायुयान सबसे सस्ता साधन पड़ता है। विश्व की 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? जल विद्युत शक्ति के द्वारा। और सही विकल्प छांटना है। पीटर्सबर्ग एक समय संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था, बिल्कुल सही है। पीटर्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों में आता था। ये आर सही व्याख्या नहीं करता है, ए अपनी जगह पर सही है। नीचे दिए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन करना है दोस्तों इसमें। तो इसमें मिट्टी वृद्धि जलोढ़ मृदा से अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए सर्दी गेहूं के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, धान मक्का के लिए होती है। तो जूट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसे भारी वर्षा तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल में अग्रणी उत्पादकों में है, तो जूट में बांग्लादेश नंबर 1 पर आता है, तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। निम्न से किस धर्म में अम्बेडकर अपनी उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे? बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने का उदाहरण है? तो ये है आपका पुरुष नर्स और पुरुष पायलट। ये रूढ़िबद्ध थी कि पुरुष इसमें यहाँ पर 2 है, पुरुष नर्स नहीं बन सकती है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा धारणा थी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में भारत में राज्य के पुनर्गठन की शुरुआत में से किस आधार पर हुई थी? तो भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर की गई थी। इसमें इनमें से कौन सा ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं? तो लेखपाल और पटवारी ये ग्राम प्रशासन से जुड़े हुए हैं। और निर्गम पार्षद होते हैं दोस्तों, ये ग्राम प्रशासन से नहीं जुड़े होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, और तहसीलदार भी ग्राम, इसमें निगम पार्षद को छोड़कर लेखाकार, तहसीलदार और पटवारी ये तीनों आपके ग्राम प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, जबकि निगम पार्षद नहीं होता है, वो आपका शहर से जुड़ा हुआ होता है। इनमें से किस प्राणी में छोटे पैमानों के उत्पादक श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त करने की अधिक संभावना है? तो वो सहकारी आपकी जो होती हैं
उससे इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो बी और सी सही है। शहरी क्षेत्रों में देखिए रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें गैर कानूनी संलिप्त होना माना जाता है। और इसका सी है इसका कि प्राय अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य रोजगार करना पड़ता है। यह नगरपालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। तो बी और सी इसके सही हैं और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब क्या हो जाता है जब वह जीत जाता है। तो राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को वह जीत जाता है। निम्न में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा को पूछा गया है इसमें केवल ए और सी। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो तू एक लड़का है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा है क्योंकि लड़के भी रो सकते हैं। अगर लड़का रोता है तो उसे लड़की का रूढ़िबद्ध माना जाता है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए तो ये भी रूढ़िबद्ध है। आजकल लड़के भी खाना बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी ये रूढ़िबद्ध हैं दोस्तों, ये रूढ़िबद्ध धारणा को करते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मतवाद में संबंध में सही कथनों का आपको पहचान करनी है। बी सी और डी। ए नहीं है शब्दावली आधारित ढांचा भारतीय संविधान के उल्लेखित नहीं है, बिल्कुल है। 1973 में केशव ने भारतीय मामले के समय विचार प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय सांसद के संशोधन करने के अधिकार से सीमाबद्ध है, जिसको संशोधन भी हो सकता है। इनमें से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत देखिए चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना और राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन ये आपका केंद्र के अंतर्गत है। जबकि कारागार का रख रखाव और जनगणना ये आपकी राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, अलग अलग राज्य सरकार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में से विचार करना है आपको। तो देखिए एक ए बी और सी सत्य हैं, यानी कि डी गलत है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन ये न्यायपालिका नहीं करती है, बल्कि न्यायिक समीक्षा, देश हित में कानून का निर्माण, नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा ये न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन दोस्तों आपका संविधान के अंतर्गत आता है, जो आपका केंद्र सरकार करती है, ना कि न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परस्पर वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं है। वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हसियाकरण व्यक्तियों के समूह को ले जाना क्या कहलाता है। तो ये है दोस्तों आपका सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर, ये इसे छोड़कर बाकी तीनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, हथियारकरण व्यक्तियों को समूह को ले जाना, शिक्षा और संसाधन असमान पहुंच की ओर, अभाव की ओर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा हो जाएगा, जिसमें ए बी और सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न कथनों को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषय उपागम का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है, ये भी सही है। लेकिन ए और आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं माफ कीजिए, ए आर की सही व्याख्या करेगा क्योंकि ये उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान के एकीकृत प्रकृति को, तो ए जो है दोस्तों वो आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, यानी कि जो करंट की है वो चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल यह विद्यार्थियों को समाज देश और मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमता को विकसित करता है, ये भी सही है। यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों उनके विषयों के साथ जोड़कर देखने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन प्रदान करता है। तो ये मनोरंजन वाला गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर तीनों सही है, ए बी सी। क्योंकि करंट के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो संवेदनशील हैं, क्षमताओं को बढ़ाते हैं, चिंतन शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न कथनों को पढ़ना है और सत्य कथन बताना है। अवधारणा मानचित्र एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेश कर विषय वस्तु को सरल एवं सहज बना सकता है, ये बिल्कुल सही है। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, यह अवधारणाओं के बीच बहु संबंधों को प्रदर्शन नहीं करता है। तो बिल्कुल करता है, ये नहीं होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है।
जब कक्षा में छात्रों में भूमिका निर्वहन रोल प्ले की योजना बनाई गई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़की है, इसीलिए यह लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका ही निभाएगी। इस व्यवहार का कारण प्रतिबंधित करता है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा। तो ये हो जाएगा आपका लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है कि वो सिर्फ लड़की के ही कपड़े पहनेगी। एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि इसका आकलन करना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपका, ऐसी अधिगम रणनीतियों को योजना बनाकर सभी विद्यार्थियों की भागीदारी करें। बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और सहभागिता को स्वयं के नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए और बी राइट है, सी इसमें गलत है, सी और डी। कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में गतिविधि में संलग्न है? तो शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में सहायता करता है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसमें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इफेक्ट रहा होगा क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करता है? नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, नियत कार्य परियोजनाओं में देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में चर्चा करने के लिए इनसे किसका उपयोग प्राथमिक स्रोतों के तरह किया गया था? तो बी, सी और डी, यानी कि मराठियों की लोकप्रिय गाथाएं, लोकप्रिय कथक, नर्तक, नृत्य पोशाक, भानुदंत की चित्रकला, रंगमंचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी गतिविधि एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है? किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करना। इनमें से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है? आग्रह शैली का निर्माण कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर चिंतन करने से वर्जित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक सृजनशील मगनशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशल को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्न से क्या करेंगे? स्वयं अध्ययन या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों का अनुसरण, क्रियात्मक अनुसंधान, केस अध्ययन का निर्माण। तो सृजनशील मगनशील सामाजिक शिक्षक बनने के लिए स्वयं अध्ययन करेंगे और क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे, केस अध्ययन का संग्रहण करके केस स्टडी करेंगे, लेकिन केवल पाठ्यक्रम का अनुसरण नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ए और सी और डी राइट है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है आपको। शिक्षक का स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं व पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। तो ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है और व्याख्या करता है। केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़के और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्य की 8वीं पास लड़के लड़कियों की साक्षरता दर के लिए जैसे कौन से शहर बेहतर स्रोत के आंकड़े हैं? तो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। परियोजना पद्धति किस चरण परियोजना के संसाधन, समय सीमा के बजट की पहचान कराती है? योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एनसीएफ 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों, किन पक्षों में मूल्यांकन कार्यविधियों के बारे में रूप में विचार किया गया है? बी और सी, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की पुष्टि करें और बच्चे को उसके विचारों, मतों और मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने की सहायता प्रदान करें। तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, नियमित रूप से गृहकार्य की जांच करें, ये गलत है, एनसीएफ 2005 में ऐसा नहीं है। ये स्वदेशी कहा कि विद्यालय स्कूल में होने वाले सभी परीक्षाओं में उपस्थित, तो ये भी गलत है, बी और सी ही राइट है इसकी। तो पेपर ज़्यादा दोस्तों टफ भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट पेपर है, मॉडरेट से थोड़ा सा कठिन बोल सकते, कल की तुलना में आज का पेपर थोड़ा कठिन है। निम्न से सामाजिक अध्ययन की मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? यह केवल मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। ये कच्चा शिक्षण का अभिन्न भाग है, ये भी सही है। यह शिक्षा के उद्देश्यों को निकट रूप से संबंध रखता है, ये भी सही है। तो ए और बी और डी, सी इसमें सही नहीं है कि यह केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, मूल्यांकन कैसे भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ए और बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य और शिक्षण एग्जाम के दौरान कक्षा में छात्रों के प्रश्न पूछे गए आकलन की किस श्रेणी में है? रचनात्मक आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न से कौन सी विद्यार्थियों के प्रगतिशील विकास और उपलब्धि के आकलन का सर्वोत्तम उपाय है जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को दिखाया जा सकता है? तो वो पोर्टफोलियो है और प्रगति पत्र है, यानी कि सी और डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद बाकी की हम यहाँ पर अलग से पीडीएफ डाल दूंगा या आंसर की डाल दूंगा। इसी में मैंने एसएसटी को ही कवर किया है। इनमें से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मॉल पक्ष को आंकते हैं? तो ए, बी, सी और डी, तो चारों हो जाएंगे। कॉकड रेलवे की मुख्य विशेषता लिखिए। इसके अलावा पंचवर्ष योजना के समय आरंभ हुए महत्वपूर्ण योजनाओं को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जिसमें प्रश्न पूछा गया औषधि के क्षेत्र में की गई प्रगति को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपके स्कूल में होने वाली पाठ्य चर्चा सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों को टिप्पणी कीजिए। भारत में अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, डी, ए, बी तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। तो ये है आंसर की दोस्तों एसएसटी वालों के लिए। बाकी की मैथ साइंस की भी जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।